भारत में पारंपरिक पद्धतियाँ और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम को देखते हुए यह धारणा जोर पकड़ रही है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में पारंपरिक पद्धतियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। जलवायु परिवर्तन को सहने या फिर सहने में सक्षम बनाने में भारतीय पारंपरिक पद्धतियों की भूमिका क्या हो सकती है? तो इसमें पहला पॉइंट है कृषि से रिलेटेड जो पद्धतियाँ हैं वह किस प्रकार हमें क्लाइमेट जो चेंज आ रहे हैं उसके प्रति रेजिस्टेंट या फिर रेजिलियंट बना सकती हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक खेती। उदाहरण के लिए जीरो बजट खेती यह पारंपरिक पद्धतियों से प्रेरित रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। यह मृदा के स्वास्थ्य में सुधार और खेती में जल के उपयोग को कम करके जलवायु परिवर्तन को सहने में किसानों की क्षमता को बढ़ाती है। विविध फसली प्रणालियां जैसे कर्नाटक के शुष्क क्षेत्रों में अकड़ी सालू पद्धति से कृषि की जाती है। ऐसी पद्धतियां हरित क्रांति की एकल फसल उत्पादन पद्धति का विकल्प प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट कृषि पद्धतियां। उदाहरण के लिए केरल में कुट्टनाड कल्याणम खेती की पद्धति ने समुद्र जल स्तर के नीचे के क्षेत्रों में धान की खेती अब तानी जनजाति द्वारा धान की खेती के साथ साथ मत्स्य पालन इस तरह की पद्धतियां जलवायु परिवर्तन के वर्तमान प्रभावों जैसे कि तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में समुद्री जल की प्रवेश को करना, तो यहाँ पर वर्तमान प्रभावों के साथ अनुकूलन में मदद करती हैं। इसके अलावा सिंचाई से रिलेटेड पारंपरिक पद्धति कौन सी है? उदाहरण के लिए मेघालय की बांस आधारित ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इस प्रणाली में स्थानीय रूप से निर्मित बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की मदद से इन पाइपों के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद बारहमासी झरनों के जल को खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो पहले हमने कृषि से जुड़ी पारंपरिक पद्धतियों को देखा कि किस प्रकार ये हमें क्लाइमेट रिजिलियंट बनाने में मदद कर सकती हैं। नेक्स्ट है स्थापित कला और आवासन के क्षेत्र में पारंपरिक पद्धतियां किस प्रकार से मदद करती हैं। तो सबसे पहले चरम मौसम वाले और आपदा प्रवण क्षेत्रों की पारंपरिक स्थापित कला द्वारा वर्तमान जलवायु प्रणाली को सहने में सक्षम क्षमता से हमें कई सीख मिलती हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की काष्ठ कुड़ी शैली की संरचना या घर, कश्मीर घाटी की घर निर्माण की धज्जी दीवारी और ताक प्रणाली, कच्छ क्षेत्र में भूंगा शैली से निर्मित घर। तो कच्छ क्षेत्र में भूंगा शैली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है भूंगा शैली। कच्छ टूरिज्म में इस प्रकार के घरों को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। तो कच्छ टूरिज्म मॉडल है, तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग जो रहते हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के स्थानीय लोग, तो उनके द्वारा भूंगा शैली में घरों का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो एक झोपड़ी नुमा और कच्ची मिट्टी से बनने वाला घर है और यह गोल प्रकार का होता है, मतलब नीचे का इसका फाउंडेशन होगी वह गोल होगी। हिमाचल में काष्ठ कुड़ी शैली की संरचनाएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा कश्मीर घाटी में धज्जी दीवारी और ताक प्रणाली के घर बनाए जाते हैं, जो कि वहाँ पर मौसम के अनुकूल एक आवास प्रदान करते हैं। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में देखेंगे कौन सी पद्धतियां हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण रोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसे समय में आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति प्रिवेंटिव चिकित्सा और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने में मदद कर सकती है। भारत में पवित्र उपवन ये धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अत्यंत संवेदनशील पवित्र क्षेत्र होते हैं, जहां परंपरागत कानून उनके दोहन पर रोक लगाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड की तलहटी में 133 पवित्र वन है। ये पारंपरिक फसल किस्मों और औषधीय पादपों की प्रजातियों के संरक्षण प्रदान करते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। आस्था आधारित स्थानीय संरक्षण, इसके साथ साथ इसके आसपास रहने वाले समुदाय मछली, कछुआ, हिरण, ब्लैक बक, मोर और पक्षियों जैसी
इंडेंजर पशु प्रजातियों की रक्षा करते हैं। तो आस्था आधारित 100 स्थानीय संरक्षण, जैसे कि राजस्थान राजस्थान का बिश्नोई समुदाय ब्लैक बक अर्थात काले हिरण को पवित्र मानता है और इसकी रक्षा के लिए कार्य भी करता है। वर्षा के जल संचयन करने वाली पद्धतियां सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। भारत में पारंपरिक जल संचयन संरचनाएं, सबसे पहले झालरा। तो ये राजस्थान के जोधपुर में आयताकार सीढ़ीदार कुओं को झालरा कहा जाता है। तालाब ऐसे जलाशय जिसमें घरेलू उपयोग और पेयजल के लिए पानी का संचय किया जाता है। उदाहरण के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में पोखर, तालाब, उदयपुर में झीलें आदि। बावड़ियां ये अलग प्रकार के सीढ़ीदार कुएं होते हैं। ये प्राचीन काल में कभी राजस्थान के शहरों में जल भंडारण के प्राचीन नेटवर्क का हिस्सा थे। टांका ये राजस्थान की थार मरुस्थल क्षेत्र में वर्षा जल संचयन की एक पारंपरिक तकनीक है। आहर पायन यह दक्षिण बिहार की बाढ़ जल संचयन की प्रणाली है। तो यह दक्षिण बिहार में बाढ़ और जल संचयन की पारंपरिक प्रणाली है। जोहड़ इसके तहत राजस्थान के मिट्टी के छोटे छोटे तटबंध बनाकर वर्षा जल को एकत्रित और संग्रहित किया जाता है। जिंक्स या लद्दाख में अपनाई जाने वाली छोटे आकार के तालाब होते हैं जिनमें ग्लेशियर से पिघला हुआ जल आकर इकट्ठा होता है। जाबो यह नागालैंड में प्रचलित पद्धति है। इसके तहत जल संरक्षण के साथ साथ वानिकी, कृषि और पशुपालन को भी अपनाया जाता है। एरीटैंक तमिलनाडु में की एरीटैंक प्रणाली भारत की सबसे प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली में से एक है। बावली ऐसे जल संचयन प्रणालियों से हर कोई जल भर सकता है। इसके बाद है पारंपरिक पद्धतियों को अपनाने से संबंधित समस्याएं। सबसे पहले है खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा। पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अपनाने से कृषि उत्पादकता में गिरावट होने का जोखिम बना रहता है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसके बाद है वैज्ञानिक अनिश्चितता का अभाव। कुछ पारंपरिक पद्धतियों जैसे कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती, पारंपरिक चिकित्सा की प्रभावशीलता के मामले में पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्यों का अभाव है। लुप्तप्राय पारंपरिक पद्धतियों को संजोए रखने में लापरवाही देखी जाती है। इसके अलावा आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण के प्रभाव से इनके संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत के पारंपरिक ज्ञान और पद्धतियों का दुरुपयोग, इसमें विदेशी कंपनियों को गलत तरीके से भारतीय पारंपरिक ज्ञान के लिए पेटेंट प्रदान किया जाना शामिल है। उदाहरण के लिए हल्दी, नीम आदि के उपचारात्मक गुणों का पेटेंट। फाइनली क्या बोल सकते हैं, निष्कर्षता सामुदायिक भागीदारी, सहभागितापूर्ण प्रयास, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण और उपयुक्त पारंपरिक पद्धतियों की जानकारी के माध्यम से भारत के पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही पारंपरिक ज्ञान को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीतियों में शामिल करने पर भी बल देने की आवश्यकता है। पारंपरिक पद्धतियों को अपनाने हेतु भारत की पहले सबसे है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। TKDL में शास्त्रीय पारंपरिक पुस्तकों में वर्णित चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित भारत का समृद्ध पारंपरिक ज्ञान शामिल है। इसका उद्देश्य विश्व भर के पेटेंट कार्यालय में भारतीय पारंपरिक ज्ञान के अनुचित उपयोग को रोकना और उसकी रक्षा करना है। इसी बात है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी पद्धतियों को बढ़ावा देना, जो किसानों को बाह्य इनपुट की खरीद पर निर्भरता से छुटकारा दिलाता है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान, इसका कार्य औषधि पादपों, कृषि प्रणालियों आदि के बारे में जनजातियों की स्वदेशी पद्धतियों पर अनुसंधान करना है और उनका दस्तावेजीकरण करना है। इसके बाद है स्वास्थ्य, सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के संदर्भ में काफी लाभदायक है। तो यह पद्धति स्वास्थ्य पद्धति सेव वाटर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया नॉलेज बेस, सेव वाटर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया नॉलेज बेस।